कि आपसे गलती हुई है, आपसे चूक हुई है, जरूरत पड़ने पे उधर के जो मंत्रालय के मंत्री हैं उनको रिजाइन करना चाहिए। तो छिपाई हुई बात नहीं है। बिहार में थाने अब नहीं रहे, ठेके बन गए। आज के डेट में बिहार के एक एक थाना को जो है वो ठेका बना दिया गया है। दारू पकड़ने के लिए और दारू बेचने के लिए जिस तरीके से पुलिस का यूज किया जा रहा है, ये छुपाई नहीं छुपता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। आप देख रहे हैं आजकल बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है, आम जनता तो सुरक्षित है ही नहीं, साथ में आजकल दिन दहाड़े पत्रकारों को भी गोली मार दिया जाता है। मधुबनी के बेनीपट्टी में एक पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट को तो मार ही डाला गया, साथ ही आज एक अन्य जिले में भी एक प्रिंट मीडिया के अखबार के जो पत्रकार साथी थे उन्हें भी गोली मारी गई। और इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के विधायक चेतन आनंद जी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बिहार में आए दिन हत्या लूटपाट की जो घटना हो रही है और ये सब अब आम जनता से उठकर पत्रकारों तक आ गई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो स्टार्टिंग से ही कहा है कि ये जो लोग कहते हैं कि सुशासन एक वहम है, ये कुशासन की सरकार है। और लगातार पिछले 15 साल में जिस तरीके से क्राइम में का जो ग्राफ है वो उसकी बढ़ोतरी हुई है। हाँ, आज मैं 2-3 और जब आप ये हादसों की बात करते हैं तो 2-3 और चीज़ मैं बता देता हूँ। अभी जैसे जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि भोजपुर जिला में एक नवनिर्वाचित मुखिया को मार दिया जाता है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, बेनीपट्टी वाला जो कांड आप बोल रहे थे वहाँ, उसके अलावा अगर आप देखिएगा, हाँ, जिला पार्षद पति, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। हाँ, अभी आपको ये जैसे अररिया में जो हुआ है प्रेस वालों के साथ, तो ये लगातार जो है ये जिस तरीके से मतलब बिहार में अब पुलिसिया तंत्र जो है उसका कोई मतलब कंट्रोल नहीं है। हाँ, यहाँ पर सबसे विडंबना की बात है कि हमारे ज़िला में भी अभी कुछ दिन पहले ही मैं आपको बता दूं, एक नवीन झा थे जिनका रिलेशन रघुनाथ झा जी, जिनका नाम आपने सुना होगा, उनसे रिलेटेड था और उनके घर पे जाकर के किसी ने उनके आंगन में जाकर के उनको गोली मार दिया। तो ये तो अपने आप दिखाता है कि ये कहाँ हम लोगों का बिहार जा रहा है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को क्या हो गया है। हाँ, इस पूरे राज्य में जो अराजकता का माहौल फैला हुआ है, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। हाँ, और हमने स्टार्टिंग से बोला है कि ये जो मौजूदा सरकार है उससे कुछ संभल नहीं रहा है। इन लोगों का फोकस जो होना चाहिए वो नहीं है, बल्कि आजकल के टाइम में पुलिस का भी रेपुटेशन क्या हो गया, मैं आपको मतलब आपको पता ही है। पुलिस को ये चिंता नहीं है कि किसके साथ क्या हादसा हो रहा है, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये लोग दारू पकड़ने के लिए और दारू बेचने के लिए जिस तरीके से पुलिस का यूज़ किया जा रहा है, ये छुपाई नहीं छुपता है। आप सबको पता है कि किस तरीके से दारू जो है थाने के अंदर से गायब हो जाती है और बोल दिया जाता है कि चूहे जो है दारू पी गए। और नीतीश कुमार जी लगातार हाई लेवल की मीटिंग भी कर रहे हैं इसके लिए कि इसको अच्छे से लागू किया जाए। और चिराग पासवान जो सांसद है वो कह रहे हैं कि जो जिनके साथ नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं, शराब के सबसे बड़े बिजनेसमैन वही है। नहीं, ये तो अब सही बात है। हाँ, हम तो लगातार जहाँ जहाँ गए हैं, हाँ, आज के डेट में पुलिस वालों की खास करके जो थाना के लोग हैं, थाना को आज के डेट में बिहार के एक एक थाना को जो है वो ठेका बना दिया गया है। और ये छिपाई हुई बात नहीं है। बिहार में थाने अब नहीं रहे, ठेके बन गए हैं। हाँ, और ये चिंताजनक बात है। हाँ, और हमने अपने मेडन स्पीच में भी ये बात रखी थी कि सबको पता है कि शराब मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है। हाँ, और होम डिलीवरी हो रहा है। हाँ, सबको पता है कौन कौन उसमें संलिप्त रहता है। लेकिन उसके बाद भी ये एक ऐसे ओपन सीक्रेट की तरह हो गया है। हाँ, लोग जान रहे हैं कि इसमें थाना अन्य लोगों का भी हाथ है, लेकिन इसे ओपन सीक्रेट करके जो है क्लोज कर रखा है। इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब कुछ देख रही है। क्राइम के ऊपर इस गवर्नमेंट का कोई जो है नियंत्रण नहीं है, लेकिन शराब कहाँ से पकड़ा जाए और शराब को कैसे बेचा जाए, बस इसी चीज़ में जो है
बिहार की पुलिस जो है काम कर रही है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि लगातार बिहार में सुशासन की सरकार है और जहां भी कोई भी घटना होती है तो बिहार पुलिस तत्पर रहती है और अपराधी पकड़े जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं तो हम ये बोल रहे हैं कि लगातार हम जब से एमएलए बने हैं और उससे पहले भी हमने स्टार्टिंग से ही ये बात रखी है, जो 2012 से निरंतर हम जनता के बीच में थे और लोगों की समस्याओं को देख रहे थे और बिहार की जो समस्या उसको देख रहे थे। तो मतलब जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है इस समय, हाँ पहले होता था कि क्राइम हो करके जो मतलब पहले भी मतलब समय अनुसार जो भी जैसी व्यवस्था थी उस समय भी आपको याद होगा, हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा क्राइम अभी हो गया है ना। तो ये सब, और अब ये डर लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, माफिया ज़्यादा बढ़ गए हैं, बालू में माफिया है, दारू में माफिया है, अन्य सभी चीज़ों में जो है माफिया का एक बना दिया गया है, एक सेपरेट इकोनॉमी चल रहा है बिहार में, माफिया इकोनॉमी। हाँ, और ये सारी बातें, इन सब पे जो है मौजूदा सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये चिंताजनक है, ये हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। और जनता से हमारी यही मतलब जनता भी देख रही है, जनता भी समझ रही है कि क्या हो रहा है बिहार में, लेकिन सरकार को, हाँ, मैं यही बोलूँगा कि इनसे कुछ संभल नहीं पा रहे, इन लोगों को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हाँ, अब मानिए कि जितने साल भी ये सरकार रहे नहीं रहे, लेकिन एक जिम्मेवार ऑपोजिशन होने के नाते हमारा काम है सरकार को लगातार इंडिकेट करना कि आपसे गलतियां हो रही हैं, उस गलतियों को सुधारिए। जब बिहार में इतने अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था है तो उसके बावजूद माननीय मंत्री जी को दिल्ली जाकर आंख का इलाज क्यों करवाना पड़ रहा है? स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में कब अच्छी रही? सरकार के लोग कह रहे हैं सर। सरकार के लोग कह देंगे और हम मान जाएंगे? कोरोना काल में क्या हुआ आप बोल सकते हैं? एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बिहार के एक आम आदमी होने के नाते आप ही हमको बताइए कि बिहार में कोरोना में क्या हाल था। बिल्कुल, कोरोना में और हर एक लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार के लोग और नहीं तो उनके रिश्तेदार कोई ना कोई ऑक्सीजन के बिना जरूर ही डेथ किए होंगे। लेकिन सरकार जो है बिहार से, और तमाम सरकार वहाँ पे कहती है, केंद्र सरकार वहाँ पे कह रहे हैं कि सभी राज्यों से ऐसा रिपोर्ट आया है कि कहीं भी जो है ऑक्सीजन के बिना कोई भी लोग नहीं मरे हैं। तो हम आप ही से पूछेंगे, क्या ऑक्सीजन से लोग नहीं मरे हैं? बिल्कुल मरे हैं और बहुत सारे लोग मरे हैं। और जब सरकार इतनी, मतलब ये जो अपनी गलती ओन अप करने वाली बात होती है, सरकार जिसकी भी होती है, त्रुटियां, गलती और ये सब जब भी होती है तो सरकार का काम होता है, फर्ज होता है कि आप जा करके जनता के बीच में जा करके माफ़ी मांगिए कि आपसे गलती हुई है, आपसे चूक हुई है। ज़रूरत पड़ने पे उधर के जो मंत्रालय के मंत्री हैं उनको रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन बिहार में बेशर्मी की सरकार चल रही है। आप बोलते हैं सुशासन, हम बोलते हैं कुशासन, और ऊपर से बेशरम कुशासन। हाँ, इधर तो मतलब लोग अपना जो है गलती भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई बिहार के लोग क्या चाहते हैं? बिहार का एक आम आदमी चाहता है कि बिहार कैसे अच्छा डेवलप करे, कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर अच्छे से हो, यहाँ पर शिक्षा का जो व्यवस्था है, प्रोडिगल साइंस यही ना हुआ था जिसके वजह से आज भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोगों को शर्म झेलना पड़ता है। हाँ, उसके बावजूद शिक्षा का क्या हाल है ये बताने वाली बात नहीं है। और यूपीएससी टॉपर की जो बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी सम्मानित कर रहे हैं, वो भी बिहार में नहीं पढ़े हैं, अलग पढ़े हैं, तभी जाकर यूपीएससी भी टॉपर बने। अपनी बात बताते हैं। हम 2005 से नीतीश जी की सरकार है, 2011 तक हम क्या स्कूल में थे, 2015 तक मेरा कॉलेज चला, हमको भी तो बाहर जाकर के अपना शिक्षा दीक्षा लेना पड़ा। क्यों? बिहार में क्यों नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप वही हम पूछ रहे हैं कि आखिर आपके टाइम में इतना कुछ अच्छा हो गया, उसके बावजूद जितने भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बच्चे हैं उन्हें बाहर जाकर के शिक्षा दीक्षा लेना पड़ता है। और साथ ही साथ हम ये भी बोलना चाहेंगे कि ये जो पूरा हॉक्स है, ये जो गलत ये लोग फैलाने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा अच्छा हो गया,
स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो गया। कहाँ अच्छा किया इन लोगों ने? कुछ अच्छा नहीं किया। आज टीचरों का क्या हाल है, ये जो बताने वाली बात नहीं है, समझिए आप लोग। सर टीचर्स पढ़ाने के अलावा सभी काम कर रहे हैं। टीचर लोग, अब बताइए कि मतलब जो टीचर लोग हैं उनका जो आंदोलन चल रहा है, आखिर क्यों? आपके मिसमैनेजमेंट के वजह से। जिन्हें मिलना चाहिए था जॉब उन्हें नहीं मिला, उन्हें टेम्परेरी पे आपने रखा। जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उन्हें परमानेंट कर दिया। हाँ, उसमें भी बहुत सारा बात है। हाँ, कहाँ से क्या पैसा का लेन देन और ये वो। आज अगर आम आदमी किसी भी ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में चले जाए तो उसके पॉकेट से 50 रुपया, अब तो 50 का भी कोई वैल्यू नहीं है, 500 से शुरू होगा। 500 से लेकर के 50,000, 1 लाख, कितना कितना बोली लगता है। सरकारी दफ्तरों का क्या हाल है? इतनी ज्यादा अफसरशाही कभी नहीं थी, और आशा हम यही करते हैं कि कभी नहीं हो, क्योंकि आज के डेट में अफसरों की जिस तरीके से बोलबाला है, नीतीश जी को लिखना पड़ता है कि डीएम जो है वो एमएलए से अच्छे से बात करें, व्यवहार करें। आखिर क्यों? आखिर हमारे सीएम को ये क्या नौबत आ गई कि एमएलए जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल पद किसी भी आम अधिकारी से ज्यादा है, किसी भी अधिकारी, बल्कि हम ये कहेंगे चाहे वो आईजी क्यों ना हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी क्यों ना हो, उससे ज्यादा जो है मान्यता एक माननीय विधायक की होती है। लेकिन आज बिहार में नीतीश जी को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को ये लिखना पड़ता है कि एमएलए को जो है ढंग से पेश आइए, उसे व्यवहार ढंग से कीजिए, एक गाइडलाइंस लिख करके भेजते हैं। तो जब माननीय लोगों को डिफेंड करना पड़ रहा है उसमें, तो आप समझ जाइए कि जनता का ना चुना हुआ एक माननीय विधायक होता है। जनता का क्या पूछ? लोकतंत्र खतरे में है, एक तरह से कह सकते हैं। डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप है। 15 साल तक एक व्यक्ति जब राज कर रहे हैं तो उन्हें अब लगने लगा है कि वह आजीवन वही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सबका सरकार बनता बदलता है। हाँ, और हम ऐसे सभी पदाधिकारियों को भी बता देते हैं कि ये उस वहम में मत रहिए कि मतलब सरकार नहीं बदलती है। सरकार बदलती है, और जब सरकार बदलेगी तो ऐसे बहुत सारे चोर हैं जो पहले से जो है टारगेट हो रखे हैं, उनके ऊपर जो सरकारी कार्रवाई होगी वो उससे कोई नहीं बचा सकता उन्हें। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। आपके पिता है आनंद मोहन, और बताया जा रहा है कि निर्दोष है, और जो सजा भी है वो भी पूर्ण हो चुका है, उसके बावजूद उन्हें नहीं निकाला जा रहा है। क्या साजिश के तहत, या फिर क्या लगता है आपको? अब तो ये बात तो आपको मैं याद दिला दूं, 1 साल पहले लगभग 2020 की बात है शायद, या 19 के लास्ट की बात है। हाँ, तो उस समय नीतीश जी ने बोला था कि हमारे मित्र हैं, हम उन्हें बाहर निकालेंगे, हर उचित काम करेंगे। तो अब तो आपको पता है कि सरकार के हाथ में सब कुछ है, तो निकालिए, आप ही के हाथ में सब कुछ है। तो ये तो क्वेश्चन अब जनता आपसे पूछ रही है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। क्या लगता है उस टाइम वो बोले थे कि हमारे मित्र हैं, उन्हें बाहर निकालने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन अब नहीं निकाला जा रहा है। और क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी वो स्टेटमेंट किस बेसिस पे दिए थे? देखिए, अब वो तो स्टेटमेंट क्यों दिए, कैसे दिए, ये हम कौन है बोलने वाले। हाँ, लेकिन बात ये सिंपल सी है कि मेरे पिताजी निर्दोष होने के बावजूद, मैं एक बात याद दिला देता हूँ, जब 1994 में जब उनके ऊपर ये केस हुआ था तो नीतीश कुमार धरना पे बैठे थे, जॉर्ज फर्नांडिस धरना पे बैठे थे, अन्य लोग धरना पे बैठे थे बोलते हुए कि आनंद मोहन जी निर्दोष है। तो भाई जब आप ही बोलते हैं निर्दोष हैं, और आपकी सरकार आती है 2005 में, 2007 में आपके ही लॉ मिनिस्टर जो है बोलते हैं, 2006-07 की बात है, कि आप ही के लॉ मिनिस्टर बोलते हैं कि आनंद मोहन जी को स्पीडी ट्रायल करके जो है फांसी की सजा दिलाएंगे, और 1 साल के अंदर वही होता है। तो ये तो अब क्वेश्चन तो इन्हीं के ऊपर ना उठेगा कि आपके लॉ मिनिस्टर कौन है ये बोलने वाले, उनका स्टेटमेंट ऐसा क्यों आया जिसपे नीतीश जी ने फटकार भी लगाई थी। हाँ, तो आपके लोग कौन होते हैं ये बोलने वाले कि स्पीडी ट्रायल, और स्पीडी ट्रायल चलाया गया, फांसी की सजा कराई गई।
तो ये सब बात भी उनसे पूछने की बात है। आखिर नीतीश कुमार जी को इसका भी आंसर देना होगा कि आपके लॉ मिनिस्टर ने क्या किया, कोई सेटिंग था? और जब सेटिंग था तो उसके बाद जब आपका स्टेटमेंट आया, या आनंद मोहन जी हमारे मित्र हैं, हाँ हम उनके लिए चिंतित हैं, हर संभव प्रयास करेंगे, तो ये छुपाई हुई बात नहीं है कि बिहार सरकार के हाथ में सब कुछ है। रिपोर्ट जा चुका है, सब कुछ पॉजिटिव गया है, उसके बावजूद जो है बैठक नहीं बैठाई जा रही है। आखिर क्यों? किसके मन में चोर है, किसके नहीं, ये तो हम ही पूछ रहे हैं। अब बिहार में शराबबंदी कितना सफल है? कहाँ सफल है? शराबबंदी क्या होता है? शराबबंदी नहीं कराया गया है, एक माफिया क्रिएट किया गया है। एक माफिया क्रिएट किया गया है शराबबंदी के नाम पे, एक ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट की गई है, और उस ब्लैक इकोनॉमी का जो है डायरेक्ट फायदा जेडीयू को होता है। छुपाई हुई बात नहीं है। एनडीए को या जेडीयू को? फिलहाल तो हम कहेंगे दोनों को ही। आखिर ये भी बात सोचने वाली बात है, और जेडीयू जो है एनडीए का ही ना पार्ट है। जेडीयू रूलिंग पार्टी है अभी आज के डेट में। वो अलग बात है कि तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर तो जेडीयू के ना है। हाँ, और ये तो सोचने वाली बात है कि भाई शराबबंदी के नाम पे ये जो ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट की गई है, और बालूबंदी के नाम पे जो ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट की गई है, इसका फायदा, इसका टैक्सेशन, इसका जो है जिस तरीके से ये इलीगल टैक्सेशन हो रहा है, चाहे आपको पुलिस के माध्यम से हो, या फिर पदाधिकारियों के माध्यम से हो, या फिर जो ये लोग इनमें संलिप्त हैं, क्योंकि जब इसका तहकीकात होगा तो बहुत बड़े बड़े नाम इसमें उछलेंगे, और बहुत ऐसे बड़े बड़े घराने हैं जो ध्वस्त हो जाएंगे। इसीलिए इसको जो है छुपाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर कोई उस तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिन जिन पुलिस वालों का नाम आया, या फिर जिस थाने पे ऐसा कंप्लेन आता है कि उस थाने से मतलब शराब गायब हो रहा है, तो मैं ये पूछता हूं कि आप लिखित में दीजिए आपने क्या कार्रवाई की। लेकिन आज तक बिहार की जनता को पता नहीं है कि आखिर उन थाना अध्यक्षों का क्या होता है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। ये तो सोचने वाली बात है ना। बहुत धन्यवाद, ये हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे आरजेडी के विधायक तेजस्वी के करीबी चेतन आनंद जी, और लगातार सरकार पर हमलावर हैं। कह रहे हैं कि आखिर शराबबंदी है, किस तरह की शराबबंदी है, जहां थाने के लोग ही और तमाम तरह के माफिया को क्रिएट कर दिया गया है शराब बेचने के लिए, और स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पर भी बहुत हमला बोल रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। थैंक यू सो मच।